यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट सीट है इंडिजिनस पीपल की, उसके उपाध्यक्ष फूलमन चौधरी जब भारत में आए तो जगदीश उपासने, जो भाजपा का छत्तीसगढ़ का प्रवक्ता है, उसने कहा कि यह माओवादी है, संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादी है, सुप्रीम कोर्ट माओवादी है, एमएसएफ माओवादी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस माओवादी है, कांग्रेस माओवादी है, केजरीवाल सब माओवादी है। हद हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यानी हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी के, वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी कभी अर्बन नक्सल तो कभी नक्सलवाद को देखने लगे हैं। अभी हाल में जो बयान दिया है आज का, वह बड़ा ही रोचक है। उन्होंने कहा है कि बंदूक वाले भी नक्सलवादी हैं और कलम वाले भी नक्सलवादी हैं और दोनों को पराजित करना ही हमारे देश के लिए जरूरी है, अन्यथा वह बहुत घातक साबित होंगे। प्रश्न यह है कि जो सरकार, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जो सरकार पिछले 8 सालों में हर आंकड़ों में यह दावा करती है कि उसने देश से लगभग नक्सलवाद का सफाया कर दिया है या उन्हें जस का तस कर दिया है, तो फिर आखिर डर किस बात से है? दूसरी बात यह है कि कलम वाले नक्सलवादी कौन हैं और बंदूक वाले कौन हैं। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ हिमांशु कुमार हैं। वह नक्सलवादी क्षेत्र में रहे, उन पर आरोप भी नक्सलवादी होने के लगे। उसके अलावा वह जन संघर्षों में भी नक्सलवादियों से लगातार उनका एक रिश्ता रहा है, लगाव रहा है। दूसरी बात ये कि कलम के नक्सलवादी ये खुद भी कहे जाते हैं, अर्बन नक्सल की जो संज्ञा है वह इन्हें भी सरकार देती है। तो हिमांशु जी, आप प्रधानमंत्री के इस बयान को कितनी गंभीरता से लेते हैं? मैं प्रधानमंत्री के इस बयान को उनकी एक तरह से आत्मस्वीकृति मानता हूं जी। क्योंकि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, ये कहना ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी का जो ये वक्तव्य आया है, किस डर में से निकला है, किस हताशा में से निकला है। पिछले 8 साल का जो मोदी का कार्यकलाप है, वो एक तरीके से मोदी न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर क्रिमिनल तौर तरीके अपनाते रहे हैं, बल्कि उन्होंने पॉलिटिकल और सोशल क्राइम्स बहुत किए हैं, लगातार कर रहे हैं। और हम एक एक चीज को लें कि उन्होंने कौन से सोशल क्राइम किए हैं, कौन से पॉलिटिकल क्राइम किए हैं, कौन से उनके व्यक्तिगत क्राइम रहे हैं। हाँ, लेकिन हिमांशु जी, वह जो है वह संविधान के सर्वोच्च पदों में से दूसरे नंबर पर बैठे हुए हैं। वह तो संविधान सम्मत काम करते होंगे, यह क्राइम कैसे करते हैं? देखिए, मेरे दोस्तों में वो पुलिस अधिकारी हैं जिन पुलिस अधिकारियों ने उन क्राइम्स की फाइलें बनाई, उन क्राइम्स की फाइलें बना करके उन्होंने सरकारों को सौंपी, और सरकारों में खास तौर से मैं नाम लेना चाहूंगा संजीव भट्ट, आरबी श्री कुमार, ये हमारे दोस्तों में से रहे हैं। संजीव भट्ट आप जानते हैं आईजी रहे हैं सीआईडी के गुजरात में। आरबी श्री कुमार एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं। और इन लोगों ने चाहे वो गुजरात दंगों को लेकर हो, इनके अपराध हो, नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों के, और चाहे वो हरेन पंड्या की हत्या के संबंधित सारे जो सबूत थे, वो सब उन्होंने कांग्रेस सरकार को सौंपे। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से आरएसएस के लोग घुसे हुए थे, जो बाद में भाजपा में शामिल भी हो गए, वो उन लोगों ने लगातार इन लोगों को बचाया, वरना ये जेल की सलाखों के पीछे होते। तो मोदी और अमित शाह के पर्सनल क्राइम्स की भी एक लंबी सूची है, तो वो है। इसके अलावा उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल क्राइम बहुत किए हैं। नरेंद्र मोदी ने इस देश के रोजगार खत्म करे,
उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को ये मौका दिया कि वो रोजगार खत्म करें, सरकारी रोजगार खत्म किए, इस देश में बेरोजगारों की संख्या में इजाफा किया, ये उनका एक क्राइम है। नहीं, इस लेकिन देश में नक्सलवाद से उसका कैसे रिश्ता है मैं जिसमें कि। बताऊंगा मैं जी। बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊं हम्म, वो किसको नक्सलाइट कह रहे हैं असल में। हम्म, मैं जरा बिल्ड कर लूं अपना हम्म, आर्गुमेंट। हम्म, हाँ, तो उन्होंने आर्थिक क्राइम किए हैं, उन्होंने देश के संसाधनों को, चाहे वो हवाई अड्डे हों, अडानी को सौंपे हैं, उन्होंने ट्रेनें सौंपी हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन किया है, रेलवे स्टेशन सौंप दिए, उन्होंने आदिवासी इलाकों में जमीनें सौंप दी हैं पूंजीपतियों को, संसाधनों पर कब्जा कराया, ये क्राइम किया है उन्होंने कि जनता के संसाधन कुछ चंद पूंजीपतियों की तिजोरी में डाल दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है। इस देश में उन्होंने जो बैंक हैं जिसमें गरीब जनता का पैसा है वो खाली कर दिए, उनके पूंजीपति दोस्त जिसमें ज्यादातर गुजराती दोस्त हैं वो लेकर के विदेशों में भाग गए हैं, भारत की जनता की गाढ़ी कमाई उन्होंने लूट ली है। तो नरेंद्र मोदी के जो ये पर्सनल और सोशल और पॉलिटिकल क्राइम्स हैं उससे नरेंद्र मोदी बहुत घबराए हुए हैं। और किससे घबराता है एक क्रिमिनल? वो घबराता है उस आदमी से जो शोर मचा दे, जो उसको एक्सपोज कर दे, जो उसकी चोरी पकड़ ले। तो नरेंद्र मोदी ने किसको जेल में डाला? आप देखिए, वकीलों को, जो जन पक्षधर वकील हैं, चाहे वो सुधा भारद्वाज हो, चाहे वो सुरेंद्र गाडलिंग हो, चाहे वो अरुण फरेरा हो, सारे वकील हैं, सब जेलों में हैं। चाहे वो पत्रकार हैं या संपादक हैं, चाहे वो गौतम नवलखा हो या वर्नन गोंजाल्विस हो या वो आनंद तेलतुम्बड़े हो। कौन लोग हैं जो बोलते हैं, जो चोर को चोर कहते हैं, जो इनके क्राइम्स को पकड़ लेते हैं, जो शोर मचा देते हैं, जो जनता के को जगा देते हैं, उससे चोर क्रिमिनल डरता है। तो नरेंद्र मोदी अपने अपराधों से घबराए हुए हैं कि जनता मेरे अपराधों से के प्रति जाग ना जाए, और इनको जगाने वाले लोग जो हैं उनको ही अपराधी कह दो। ये कह दो कि ये जो वकील लोग हैं, ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये ना ये नक्सली हैं। तो ये चोर मचाए शोर वाला खेल है नरेंद्र मोदी का, जो इस देश के जो फाइनेस्ट बुद्धिजीवी हैं इस वक्त वो जेलों में हैं। जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं उनको नरेंद्र मोदी ने जेलों में डाल दिया है नक्सली कह करके। ये लोग वो लोग हैं जो बताते हैं कि असल में नरेंद्र मोदी का लेकिन विकास इस एक बात धोखा है। को हिमांशु जी समझें कि प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि यह नक्सली बुद्धि, मतलब जो कलम चला रहे हैं और जो बंदूक चला रहे हैं, ये देश के लिए घातक हैं और इनका खात्मा जरूरी है। तो आप कह रहे हैं कि वो बुद्धिजीवी हैं जो देश को जागरूक कर रहे हैं, तो ये दोनों उल्टी बातें हैं। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, उल्टी बात तो नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। जी। मैं बिल्कुल सीधी बात बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं इस देश में विकास के नाम पर गरीबों की जमीनें छीनकर बड़े पूंजीपतियों को देने से आप हजारों लोगों को और गरीब बना रहे हो। ये आप विकास नहीं कर रहे, विनाश कर रहे हो। आप इस देश के सरकारी जो इदारे हैं, चाहे वो एयर इंडिया है, चाहे वो हवाई अड्डे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे वो खदानें हैं, चाहे वो तो समुद्र तट हिमांशु जी हैं। एक चीज जैसे समझें कि क्या प्रधानमंत्री ने नक्सलवादियों का रेंज इस भारत में बहुत बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने कलम के भी यानी लिखने वाले भी नक्सलवादियों को एक बड़े रेंज में ले लिया है। तो आपके हिसाब से अब भारत में अगर बड़ा रेंज नक्सलवादियों का प्रधानमंत्री के हिसाब से माना जाए तो किनको किनको अब नक्सलवादी माना जाएगा और बड़े हिस्से में देखिए, माना जाएगा? जी। नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों की ये पुरानी आदत है। देख, मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ के सलवा जुडुम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में 2011 में। तब जी। छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर ननकीराम कंवर का स्टेटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जज माओवादी है। अच्छा। तो भाजपाइयों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज माओवादी है। इसके अलावा इंटरनेशनल रेड क्रॉस को छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा यह माओवादी संगठन है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एमएसएफ को कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने यह माओवादी संगठन है।
इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को उस समय नरेंद्र मोदी और भाजपा नक्सली बोल चुके हैं, कांग्रेस को नक्सली बोल चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट सीट है इंडिजिनस पीपल की, उसके उपाध्यक्ष फूलमन चौधरी जब भारत में आए तो जगदीश उपासने, जो भाजपा का छत्तीसगढ़ का प्रवक्ता है, उसने कहा कि यह माओवादी है, संयुक्त राष्ट्र संघ माओवादी है, सुप्रीम कोर्ट माओवादी है, एमएसएफ माओवादी है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस माओवादी है, कांग्रेस माओवादी है, केजरीवाल सब माओवादी है। हद हो गई। तो आपका ये कहना है कि जो विपक्ष में जो है या जो इनके खिलाफ बोल रहा है या जो सच बोल रहा है, वह सब इस देश के लोग नक्सली या माओवादी हैं? इनका तो यही चाल है ना कि जो इनको एक्सपोज करे, जो इनकी पोल खोल दे, उसको माओवादी कह दो। और इस बहाने दमन करना आसान होता है इनके लिए। और क्या, उसके बाद ये उसके पीछे एनआईए लगा देते हैं, जेलों में डाल देते हैं। देखिए ना, कितने जिन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो लोग आज जेलों में पड़े हैं, सारे बुद्धिजीवी और समाजसेवी लोग। तो ये कोई कम बड़ा क्राइम किया है इन लोगों ने? इन लोगों की इस तरीके की बातों को जनता भी समझ रही है, और इसलिए नरेंद्र मोदी हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। हताशा में कैसे? क्योंकि 8 सालों में सरकार ने तो लगातार नक्सलवाद को अगर यह माओवाद समझते हैं, तो अगर उस हिसाब से तो इन्होंने लगातार कमजोर किया, फिर इस चुनाव के बीच इस तरह की बातों का क्या मतलब? देखिए, ये जो बयान आया है, इसका माओवाद या नक्सलियों से तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पत्रकार लोग हैं, जो लेखक लोग हैं, जो इनकी गलत बातों का विरोध करते हैं, उन पर अटैक करने का बहाना बना रहे हैं कि इनको कैसे चुप कराया जाए। तो इनको अर्बन नक्सली बोल दो, इनको कलम वाले नक्सली बोल दो, और इनके पीछे एनआईए लगा दो। एनआईए का एक फोन चला जाएगा, ये लोग डर जाएंगे। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि हम डरने वाले लोग नहीं है। हम लोगों ने इन लोगों से पीढ़ियों से लोहा लिया है। आरएसएस वगैरह के साथ हम लोग पीढ़ियों से लड़ते आए हैं और अभी भी लड़ेंगे, और इनको इस देश से खत्म करके मानेंगे। ये लोग इस देश के प्रेम के दुश्मन है, एकता के दुश्मन है, भाईचारे के दुश्मन है। इनका तो भारत से नेस्त नाबूद करना जरूरी है इन लोगों को। आरएसएस और बीजेपी को तो खत्म होना चाहिए इस देश से। नहीं, लेकिन खैर ये तो एक बात है, आपकी इच्छा है। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। आखिरी सवाल आपसे ये कि जो आप तमाम आरोप लगा रहे हैं और आपका ये कहना है कि बेसिकली प्रधानमंत्री ने यह बयान देकर विरोध करने वाले उन सभी अलग अलग मुंह को, अलग अलग जुबानों को एक आरोपों में पिरो दिया है, और वह है नक्सली होना। सवाल यह है कि इस देश में नक्सली सीपीएम के लोगों को भी, सीपीआई के लोगों को भी, माओवादियों को भी, लिबरेशन को भी कहा जाता है। ऐसे में प्रश्न यह है कि इसके खिलाफ कोई मुखर आवाज क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हर तरफ से नक्सली कह के किसी न किसी रूप में दबाने की कोशिश होती है। देखिए, आवाजें, ऐसा नहीं है कि देश में आवाजें नहीं है। लोग बोल रहे हैं, हमारे मजदूर बोल रहे हैं, किसान बोल रहे हैं, आदिवासी बोल रहे हैं, महिलाएं बोल रही हैं, छात्र बोल रहे हैं। उन पर लगातार अटैक हो रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है, पीटा जा रहा है, जेएनयू में घुस के सिर फाड़ दिए गए स्टूडेंट्स के, लड़कियों के सिर फाड़ दिए गए, मजदूर नेताओं को जेलों में डाला जा रहा है, आदिवासियों से जेलें भरी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आवाजें नहीं है, लोग उठा रहे हैं, उनका दमन हो रहा है। लेकिन ये दमन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। सारी दुनिया में दमन हारा है, लोकतंत्र जीता है, भारत में भी जीतेगा। हम सब लोग मिलकर के दमन को हराएंगे, तानाशाही को हराएंगे, फांसीवाद को हराएंगे और लोकतंत्र को जिताएंगे। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हिमांशु कुमार। वह नक्सल मसलों के जानकार भी हैं और उन्हें अर्बन नक्सली भी, सरकार के अगर हिसाब से देखा जाए तो अर्बन नक्सली भी माने जाते हैं। बंदूक वाले तो नहीं हैं, लेकिन वह कलम वाले जरूर हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर खूब लिखते हैं और लोग उन्हें जानते भी हैं। उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही जो हम सबको जानना और समझना है कि सरकार ने हर तरह की अलग अलग जुबानों को जो कि उसके खिलाफ उठती हैं, उसका राजफाश करती हैं, उसके सच को बताती हैं, उसको एक तरफ से एक जाबी में नादने की कोशिश की है और उसका नाम रखा है नक्सली।
प्रश्न ये है कि क्या इस शब्द को बदनामी का शब्द बना दिया जाए जो कि आंदोलनों से उभरा है, या फिर यह विचारधारा की लड़ाई है जिसमें अभी मोदी की विचारधारा मजबूत है और नक्सली कमजोर। शुक्रिया आपकी बातचीत के लिए, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की